लड़की तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है क्या? ये दरवाज़ा क्यों खुला था? ताशफैन अंदर दाखिल होते उस पर चढ़ दौड़ा, जबकि उसके वजूद पर अपने कपड़ों पर ध्यान उसका कम और सोफे पर बैठी उस औरत पर ज़्यादा गया था। आह ताशफैन, आई मिस यू सो मच मेरा बच्चा। वो उठकर उसके करीब आते उसे अपने साथ लगाए बोली थी, जबकि ताशफैन के चेहरे पर दुनिया जहान की बेजारी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं और मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरे घर आने की जहमत क्यों की? वो ज़रा उकताए हुए लहजे में उनसे मुखातिब हुआ। मैं नहीं आ सकती क्या तुमसे मिलने? मिस यू सो मच। मैं तो कितने दिनों से तुम्हें याद कर रही थी। तुम्हें फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम ना मेरा फ़ोन उठा रहे थे और ना ही मैं तुमसे मिल पा रही थी। मैं तुम्हारे ऑफिस भी गई, लेकिन वहाँ पता चला कि तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो। फिर सोचा कि आज तुम्हारे घर पर आ जाती हूँ, शाम को तुमसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे पता है तुम फ्लैट की चाबी कारपेट के नीचे रखते हो, लेकिन यहाँ आई तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे लगा तुम घर पर ही मौजूद हो, लेकिन यहाँ पर तो ये लड़की थी। कौन है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम्हें नहीं लगता ये उम्र में तुमसे काफ़ी ज़्यादा कम है? तुम लोगों का मैच कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप एतराज़ करने वाली होती भी कोई नहीं है। और प्लीज़ आइंदा मेरे घर आने की ज़हमत मत कीजिएगा। वहाँ मैं काम के लिए जाता हूँ और मुझे ज़्यादा मिस करने की ज़रूरत भी नहीं। जब आपकी याद आएगी ना, मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊँगा। फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ। डार्लिंग, तुम जाओ कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ, हमने बाहर डेट पर जाना है। वो उन्हें इग्नोर करते हुए उससे मुखातिब हुआ, जबकि वो तो हैरान और परेशान उन दोनों की बहस व तकरार करते सुन रही थी उन्हें। मेरा कमरा लॉक हो गया। वो मिनमिनाई। हाँ बेबी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि उस रूम का लॉक ख़राब है। तुम्हें अपना सामान उधर नहीं रखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मेरे कमरे की दराज में चाबी है, जाओ निकाल कर ले आओ। और मॉम प्लीज़, आप जाना पसंद करेंगी? हम लेट हो रहे हैं। उसने उसे भेजते हुए उन्हें मुखातिब किया। मैं इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आई हूँ ताशफैन, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आई हूँ, और तुम मुझे भेज रहे हो। उनकी आंखों में नमी आई तो वो कंधे उचका गया। आपको मुझसे पूछ कर आना चाहिए था ना। मेरे अपने भी कुछ प्लान्स होते हैं मॉम, जो मैं आपकी वजह से ख़राब नहीं कर सकता। और वैसे भी मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था। उसने जानबूझकर लफ्ज़ वाइफ यूज़ किया था, जबकि वो उसके रूम से चाबी लेकर बाहर आई। हैरत से उन लफ्ज़ों को सुन रही थी जो वो अदा कर रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो किसी के सामने उसे बीवी के तौर पर मुतारिफ करवाएगा, और ये तो उसकी माँ थी, यानी ताया अब्बू की पहली बीवी। व्हाट, वाइफ? तुमने शादी कर ली? कब की तुमने शादी, और मुझे क्यों नहीं बताया? वो एक झटके से उठ खड़ी हुई थी, जबकि तनावुश को तो इन सब चीज़ों से अब खौफ आने लगा था। वो जल्दी से चाबी ली, अपने रूम के बाहर आकर लॉक खोलने लगी। उसने उसकी अलमारी में चाबियां देखी थी, लेकिन उसे अंदाज़ा न था कि ये चाबियां उसके कमरे के ताले की भी हो सकती हैं। शादी तो मेरे ख्याल में मैंने 12 साल पहले की थी। अब इतनी भी भुलक्कड़ तो आप ना बने ना कि आपको सब याद ही ना हो। क्या मतलब, ये इब्राहिम की भतीजी है? वो गुस्से से उसको घूर रही थी, जबकि वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मेरे ख्याल में आपके लिए इतनी मालूमात काफ़ी हैं, अब आपको जाना चाहिए। वो सीने पर हाथ बांधता उनसे कह रहा था, जो गुस्से से अब तक दरवाजे को घूर रही थी। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? भूल गए उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया था? ये भूल गए कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? उसने धोखे से तुम्हारा निकाह करवाया था इस लड़की के साथ, और तुम इस लड़की के साथ अपनी लाइफ शुरू कर चुके हो। वो गुस्से से पागल हो रही थी। कमरे के अंदर तक उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्होंने मेरे साथ क्या किया ये मेरा और उनका मसला है, और आपने मेरे साथ क्या किया ये मेरा और आपका मसला है। इन सब चीज़ों में मेरी बीवी को कहीं शामिल मत कीजिए, और ना ही वो शामिल होती है इन चीज़ों में कहीं। आप सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं और कुछ भी नहीं। वो उकता कर बोला। और तुम क्या कर रही हो ताशफैन इब्राहिम? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें जन्म दिया है मैंने। इतना बड़ा फैसला करते तुमने एक बार भी मुझे बताने की जहमत नहीं की, मुझसे पूछने की गलती तक नहीं की। आपने दूसरी शादी करने से पहले मुझे बताने की जहमत की थी, या मुझसे पूछना गवारा किया था? नहीं ना। तो फिर आज आपको क्यों लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले आपसे पूछ कर करूँगा? इस लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं है ताशफैन, जो वो तुम्हारे काबिल मुझे लगे कहीं से। पहले मुझे लगा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम 4-5 माह इसके साथ रहकर छोड़ दोगे इसे, लेकिन तुम तो शादी कर चुके हो इसके साथ, इसे यहाँ ले आए। तुम्हें लगता है ये लड़की तुम्हारे साथ रह सकती है, तुम्हारे साथ सरवाइव कर सकती है, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है? नहीं ताशफैन इब्राहिम, ये लड़की तो एक जुमले में अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकती, इतनी लो कॉन्फिडेंट है। और ये मेरे सामने बात तक नहीं कर पा रही थी, और तुम इसे बीवी बना रहे हो।
डार्लिंग, तुम तैयार हुई या मैं खुद आकर तुम्हें तैयार करूं? वो दरवाजे पर दस्तक देते बोला और वो जो कमरे में खड़ी थी उसकी आवाज़ पर उछलकर जल्दी से कपड़े निकालने लगी। ताशफैन, मैं तुमसे बात। बेबी डू फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू, वरना मैं खुद अंदर आ रहा हूँ। वो उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करते बोला कि वो पैर पटकती उसके घर से बाहर निकल गए। उन्हें लिफ्ट तक पहुँचते ही ज़ोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पीछे से सुनाई दी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? वो अपना सादा सा लिबास पहनकर उसके पीछे आ रुकी, जो टीवी पर ना जाने क्या ढूंढने में मसरूफ था। कहाँ जा रहे हैं हम? उसने हैरत से उसे देखते पूछा, जो उसके कपड़े अपने बाएं बाजू पर डाले उसके पीछे खड़ी थी। अभी तो आप कह रहे थे ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। वो हैरत से देखते उसे याद दिलाने लगी। सच में तुम्हें लगता है कि ऑफिस में तकरीबन 8 घंटे अपना दिमाग घुमाने के बाद मैं तुम्हें सैर सपाटों पर लेकर जाऊंगा वापस आते? जाओ जाकर खाना लगाओ, भूख लगी है मुझे। वो चैनल चेंज करते बोला, जबकि वो उसके कपड़े उसे दिखाने लगी और शायद कुछ कहना चाहती थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक हो गया था और मेरे कपड़ों पर सालन गिर गया था। मैंने कुछ पूछा? वो उसकी बात काटते बोला तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। तो क्यों इतनी मेहनत कर रही हो बोलने पर? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ खाना लगाओ, भूख लगी है मुझे। वो उसके हाथ से कपड़े लेकर दूर फेंकते हुए बोला, जबकि वो इसके इस तरह नज़रअंदाज करने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती। किचन में उसका खाना निकालने लगी। आज उसका दिल बहुत खुश था। अपनी माँ के सामने उसने उसे बीवी के रूप में मुतारिफ़ करवाया और ये बात उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। शायद मायरा के सामने वो उसे कभी बीवी ना मान सके, लेकिन अपनी माँ के सामने उसने उसे अपने बीवी के रूप में मुतारिफ़ करवाया था। वो उसकी बीवी थी और यही हकीकत थी, वरना वो तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही थी, जो उसे बुरा लगा था। वो खुशी खुशी सारे काम करती, उसके लिए खाना लगा चुकी थी। कोरमा बनाया है मैंने, फ्रिज में टमाटर थे, वो सलाद के लिए काट दिए। बाकी कल आप कुछ सब्जियां ला दीजिएगा। बस, क्यों थक रही हो? लिस्ट बना देना और अब खामोशी से मुझे खाना खाने दो। तुम्हारी मैं नहीं सुनी जा रही मुझसे। वो एक नज़र में ही उसे चुप करवा गया था। मेरे सर पर क्या सवार हो गई हो? बैठकर खाना खाओ, या तुम्हें अकेले बैठकर खाने में ज़्यादा मज़ा आता है? उसने एक नज़र उसे देख कर कहा तो वो भी उसके सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गई, जबकि वो उसे नज़रअंदाज करता जबकि वो एक नज़र उसके होंठ के ऊपर मौजूद उस छोटे से नुक्ते पर डालता। सर झटक कर अपना खाना खाने में अब मसरूफ़ हो चुका था। वो खाना खाने के बाद फ़ौरन उठकर उसके लिए चाय बनाने लगी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो खाने के फ़ौरन बाद चाय पीता है। इसलिए उसने भी फ़ौरन चाय का पानी रख दिया। जबकि आज वो उठकर रूम में नहीं गया, बल्कि उसके साथ ही किचन में बैठा रहा। वो अपने पीछे उसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी, लेकिन बोली कुछ भी नहीं। उसके सामने तो वो वैसे ही कुछ नहीं बोल पाती थी। आज के बाद ये औरत मुझे अपने घर में नज़र नहीं आनी चाहिए। आज के बाद बिना पूछे तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी, और अगर दरवाजे पर यह मोहतरमा हुई तो उन्हें बाहर से खुदा हाफिज़ कह देना कि मेरे शोर की इजाज़त नहीं आपको घर के अंदर बिठाकर आपकी खिदमत करने की। वो अपनी ही धुन में काम कर रही थी जब उसे पीछे से आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी माँ के बारे में ऐसी बात कर रहा था। उसे सुनकर अजीब लगा था। ताया अब्बू तो कहते थे कि ताशफैन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन यहाँ तो उसे कोई मोहब्बत ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। अगर वो अपनी माँ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है तो फिर वो उसे अंदर क्यों नहीं आने देता? कितने आराम से कह रहा था कि दरवाज़ा ही ना खोले, बाहर से ही खुदा हाफिज़ कर दे। उसकी बातों और लहजे से कहीं से भी उसके लिए अपनी माँ की मोहब्बत जाहिर नहीं हो रही थी। आखिर ये अपनी माँ से नाराज़ क्यों था? उसे लगता था कि वो सिर्फ अपने बाबा से खफा है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही बहुत अजीब सा था। वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। चलो, उसके साथ तो उसका ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ा गया था, लेकिन अपने ही माँ बाप से इतनी तल्ख कलामी उसकी समझ से बाहर थी ये बात। वो आपकी अम्मी है, आप उनसे इतने खफा क्यों हैं? क्या आपकी और उनकी कोई नाराज़गी चल रही है? उसने अपनी लड़खड़ाहट पर कंट्रोल करते भरपूर कोशिश करते सवाल किया था, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वो उसके लड़खड़ाने की आदत से बहुत चिढ़ता था। उनके सामने भी कहा था और तुम्हारे सामने भी कह रहा हूँ, मेरे माँ बाप के मसले में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं, और मेरे तुम्हारे मसले में उन लोगों का। तुम अगर अपने बारे में कुछ पूछना चाहो तो मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन मेरे माँ बाप के साथ मेरा क्या मसला चल रहा है वो सिर्फ मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। वो सुकून से अपनी बात मुकम्मल करता चाय का कप उठाए बाहर निकल गया, जबकि उसके जाते उसने अपना काम निपटाना शुरू कर दिया था। सोचें तो बहुत थी कि आखिर उसका माँ बाप के साथ क्या मसला चल रहा है, लेकिन उसे कुछ भी बताने या पूछने की इजाज़त नहीं देता था, इसलिए वो खुद ही उस मामले से अलग हो गई। बाहर से टीवी की आवाज़ आने पर उसने ज़रा सा झांक कर देखा तो वो बाहर सोफे पर ही बैठा चाय पीते हुए टीवी देखने में मसरूफ़ था। आज उसे सोना नहीं था क्या? वो सोच में
وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس نے ایک نظر ٹائم کی طرف دیکھا۔ 8 بجے اس کے فیوریٹ کارٹون آنے والے تھے۔ آج اس کے کام پر جانے کے بعد اس نے آرام سے بیٹھ کر اپنے فیوریٹ کارٹون دیکھے تھے، لیکن اصل مزہ صحیح وقت پر دیکھنے میں ہی ملتا ہے۔ ایک ہی دن میں وہ پاکستان اور نیو یارک کی ٹائمنگ سمجھ گئی تھی۔ پاکستان میں اس کے فیوریٹ کارٹون صبح کے وقت آتے تھے، جبکہ نیو یارک میں رات کے وقت۔ تو بس اب اس کا وقت ہونے ہی والا تھا جب وہ خود ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے پتہ نہیں کب تک اٹھنا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلی تو اسکرین پر کوئی فٹ بال میچ چل رہا تھا، جو دیکھنے میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں لگا تھا، تو وہ اپنے فون پر ہی تھا، لیکن بیچ بیچ میں نظر اسکرین پر بھی مار لیتا۔ آج صبح اسے کارٹون دیکھنے میں بالکل مزہ نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ سیکنڈ ٹائم کے تھے۔ اسے رپیٹ ٹیلی کاسٹ کبھی بھی پسند نہیں تھی، تائی امی کتنا ہی کیوں نہ ڈانٹے، لیکن سارا کام نپٹا کر سب سے پہلے وہ ٹی وی آن کرتی تھی۔ ویسے ہی صبح کے ٹائم تو تائی امی پڑوس میں اپنی بہن کے گھر جاتی تھی، اور یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ یہ ٹائمنگ اس کی ٹی وی دیکھنے والی تھی، لیکن یہاں پر تو اچھا خاصا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ وقت پر کارٹون دیکھ ہی نہیں پاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، صبح ہی دیکھ لوں گی۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کمرے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، جب اسے اس کی آواز سنائی دی، تم نے میرے کپڑے کیوں دھوئے؟ اور اگر دھو ہی دیے تھے تو پھر باہر بالکنی میں دھوپ پر ڈالنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ جی وہ مجھے آپ کے کپڑے گندے نظر آئے تو میں نے واشنگ مشین کے ساتھ اسپنر ہے، اور پلیز آج کے بعد میرے آفس کی شرٹس کو دھوپ میں مت ڈالنا، یہ پہلے ہی بہت زیادہ ایکسپینسو آتی ہیں اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ بہت سکون سے بات کر رہا تھا، جبکہ شرٹس اس کے ساتھ صوفے پر پڑی ہوئی تھیں۔ کہیں سے بھی ہلکا رنگ یا کچھ عجیب اسے محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ شرٹس تو بہت صاف ستھری اور خوبصورت ہو گئی تھیں، لیکن شاید اسے کچھ غلط نظر آ رہا تھا۔ جی میں آئندہ خیال رکھوں گی، اس نے سر جھکا کر اسے جواب دیا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا ریموٹ وہیں پھینکتا اندر چلا گیا تھا۔ شاید وہ اس سے یہی بات کرنے کے لیے بیٹھا تھا یہاں۔ وہ کتنی ہی دیر کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہی، ڈر رہی تھی کہ دوبارہ واپس نہ آ جائے وہ، لیکن وہ نہیں آیا تو خوشی خوشی اس نے بھی ٹی وی کا چینل چینج کرتے اپنا فیوریٹ پروگرام لگا لیا، جسے شروع ہوئے محض 1.5 منٹ ہی ہوا تھا۔ وہ اپنا موبائل فون چارج لگا کر واپس باہر نکلنے لگا تو اسے سامنے صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ ٹی وی پر کوئی کارٹون چینل چل رہا تھا، جبکہ وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے ٹی وی میں مگن تھی۔ اس کا ارادہ اپنا فون چارج لگا کر میچ پورا دیکھنے کا تھا، کیونکہ وہ فٹ بال میچ کافی شوق سے دیکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تو اس سے ریموٹ لے کر اپنا میچ دیکھنے کا ہی تھا، لیکن جس انداز سے وہ اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر چہرہ گرائے ٹی وی کی جانب متوجہ تھی، اس کا دل ہی نہ چاہا کہ وہ اسے ڈسٹرب کرے۔ وہ پوری طرح سے شو میں ڈوبی تھی، جب اچانک سے وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر ہنسی، اور پھر اپنے منہ پر ہاتھ دیا، اور اس کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کا یہی انداز اتنا پیارا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، اور پھر اپنے منہ پر ہاتھ دیا۔ اس نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا یہ انداز اتنا پیارا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک انجان سی مسکان اس کے اپنے لبوں پر بھی آ گئی تھی۔ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس اپنے روم میں آ گیا تھا۔ کمرے کے اندر سے بھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی تھی۔ یقیناً جو کارٹون وہ دیکھ رہی تھی وہ کافی فنی تھے۔ اس نے کبھی زندگی میں کارٹون دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس نے یہ سب کچھ پسند تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بچوں والے کام تھے، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنا بچپن صحیح طریقے سے جی ہی نہیں پایا تھا۔ وہ 8 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ کی طلاق ہوئی تھی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نیو یارک آ گیا۔ 12 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ 14 سال کی عمر میں اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں نے اسے ہاسٹل بھیج دیا تھا۔ جب ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں بھی دوسری شادی کر چکی ہے۔ اپنا بچپن تو اس نے انہی ساری چیزوں میں گزار دیا تھا۔ آج بھی جب وہ اپنے بچپن کی طرف نظر دوڑاتا تو سوائے محرومیوں کے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ہاسٹل ختم ہونے کے بعد وہ ماں کے پاس نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ سوتیلے رشتے نبھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اسی لیے 16 سال کی عمر سے ہی وہ الگ تھا۔ حالانکہ وہ اپنے اخراجات اس چھوٹی سی عمر میں کیسے مکمل کر رہا تھا، یہ جاننے کی کوشش نہ ہی اس کے باپ نے کی تھی اور نہ ہی ماں نے، اور آج وہ دونوں ہی اس پر حق جتانے آتے تھے۔ کبھی کبھی اسے اپنی زندگی پر ہنسی آتی تھی، اور کبھی کبھی وہ بالکل بے حس ہو جاتا تھا، پر اب تو وہ اپنے خواب کے لیے جی رہا تھا، جس میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت تو وہ کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے لائٹ آف کر کے سونے کی کوشش کی، جب ذہن میں ایک بار پھر
मिस रोज़ की ऑफ़र घूमने लगी। कितने सुकून से मायरा कह रही थी कि उसे उसकी ऑफ़र कबूल कर लेना चाहिए। उसे लगा था कि मायरा उसको समझती है, वो उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानती है, लेकिन आज उसे लग रहा था कि मायरा भी उसे नहीं समझती। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो अपना नाम बनाना चाहता था। बहुत छोटी सी उम्र में उसने इस ख्वाब को देखना शुरू किया था और वो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन ये बात मायरा को नहीं समझा सकता था वो। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। वो यहाँ एडजस्ट होने लगी थी। उसे यहाँ आया 14 दिन गुजर चुके थे। वो उसके मिजाज को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने लगी थी। बीच में कुछ दिनों से वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। घर भी काफ़ी देर से आता और फिर आते ही खाना खाकर अपने कमरे में बंद हो जाता। उससे कोई बात ही नहीं करता था। पता नहीं आजकल वो किन कामों में बिज़ी था। उस दिन के बाद मायरा वापस यहाँ नहीं आई थी और ना ही उसकी माँ ने वापस वहाँ आने की गलती की थी। खैर, अपनी माँ की तो उसने बेइज्जती की भी बहुत थी। अब शायद वो ज़िंदगी भर उसकी तरफ कदम भी ना रखती, लेकिन उसकी दोस्त भी नहीं आई थी। उस दिन उसने लिस्ट बना कर दी तो वो सब कुछ ले आया था और उस दिन से वही सब कुछ वो बना रही थी। कल रात सब्जियां ख़त्म हो चुकी थीं तो उसका इरादा उसे कहने का था, लेकिन शाम को वो अपने आप ले आया। उसने नोट किया था कि वो इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़िम्मेदार था। वो वक्फे वक्फे से हर चीज़ का खुद ही मुआयना करता रहता था। अगर कोई चीज़ कम होती तो वो ले आता, लेकिन उसने नोट किया था कि शुरू में तो वो फिर उससे कम ही सही बात तो कर लेता था, लेकिन अब उसने बात करना ही छोड़ दी थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि किसी चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान है। 2-3 दफ़ा उसका दिल चाहा कि वो उससे पूछ ले कि वो परेशान क्यों है, लेकिन वो उसे अपनी परेशानी की वजह क्यों बताएगा भला। सोच कर ही वो खामोश हो जाती थी ये बात। उन दोनों में ऐसा कोई रिश्ता ना था जिसकी बिना पर वो एक दूसरे की परेशानी जानने की कोशिश करते, और वो जानती थी कि वो उससे ऐसा कोई रिश्ता बनाना भी नहीं चाहता। सर प्लीज़, आप मुझे किसी भी काम के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते। अगर मैं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो आप बार बार क्यों कह रहे हैं मुझे, और आप मुझे बिना किसी बड़े रीज़न के जॉब से भी नहीं निकाल सकते। मैं आपकी कंपनी की हर रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता हूँ। मुझे नौकरी से निकालने के लिए आपके पास कोई बड़ी वजह होना ज़रूरी है, और आपके पास कोई रीज़न नहीं है जिसकी बिना पर आप मुझे ये नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर सकें। मैंने आपकी कंपनी के लिए हर तरह की रिक्वायरमेंट पूरी की है, और आपकी कंपनी के साथ मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। पिछले 10-12 दिन से वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। आज उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो मॉडलिंग नहीं करना चाहता था तो उसे फोर्स क्यों किया जा रहा था। रोज़ जैक्सन हर रोज़ उसे अलग अलग ऑफर्स देकर जाती थी, और आज हद ही हो गई थी। आज उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, लेकिन ये अलग बात थी कि वो हर तरह के पेपर वर्क पिछले हफ्ते ही कर चुका था। ये कंपनी उसे आसानी से नौकरी से निकाल नहीं सकती थी। उसने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और उस कंपनी में काम करते अभी उसे मुश्किल से 2 साल हुए थे। इससे पहले भी वो एक कंपनी में 5 साल तक की नौकरी कर चुका था, और अपनी बेहतरी के लिए उसने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया था, लेकिन यहाँ उसे कुछ और ही करने को मिल रहा था। मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ तैश, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हें रोज़ कितना फ़ायदा पहुँचा सकती है ये बात तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो। मुझे रोज़ जैक्सन का किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं चाहिए सर। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। मैं किसी भी तरह के मॉडल प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, और ये मेरा पैशन नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी तरफ से एक और इनकार उन तक पहुँचा दीजिएगा, उसने बहुत पुरसकून अंदाज में कहा, जबकि वो जो उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी पर मनाने का इरादा किए बैठे थे अब खामोश हो गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो वो दरवाज़ा खोलकर एक साइड पर हो गई। रोज़ की तरह उसके चेहरे पर आज परेशानी नहीं बल्कि खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए बेहद हसीन लगती थी। ये इंकशाफ भी उस पर आज ही हुआ था। मुस्कुराने से उसके दोनों गालों में डिम्पल नुमाया होने लगते, जो उसे और भी ज़्यादा पुरकशिश बनाते थे। उसने आईब्राउ उचकाकर उसके हंसने की वजह जानना चाही थी, जबकि ये नज़र टीवी पर देखते ही वो समझ गया कि वो किस खुशी में इतना हंस रही है। वो इग्नोर करता अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ। हेलो। वो अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके फ़ोन पर बेल होने लगी। अनजान नंबर देखकर उसने फ़ोन उठा लिया था। हो सकता है मायरा किसी और नंबर से रब्ता करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि वो अपने एक मॉडल ऑडिशन के लिए दूसरे शहर गई हुई थी। रोज़ जैक्सन बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ से पुरसकून सी आवाज़ सुनाई दी, जबकि उसका दिल चाहा अपना फ़ोन दीवार पर दे मारे। पिछले 10-12 दिन से वो उस औरत की वजह से कितनी ज़्यादा टेंशन में था, और सबसे ज़्यादा टेंशन उसे इस बात की थी कि कहीं उस औरत की वजह से वो अपनी नौकरी ना खो दे।
اس نوکری کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت کی تھی، وہ تو خدا کا شکر تھا کہ کمپنی نے اس سے پہلے ہی کانٹریکٹ سائن کروا رکھا تھا، ورنہ اس کے لیے کافی زیادہ مسئلہ ہو جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ میرے پیچھے کیوں لگی ہیں۔ وہ اسی کی زبان میں بات کرتا تناوش کی طرف دیکھتے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک اور آفر ہے۔ دوسری طرف سے اسے پھر وہی پرسکون سی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی بھی آفر منظور نہیں میم، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس دفعہ اچھا خاصا بد لحاظی سے بولا تھا وہ۔ تم میرے ساتھ میری نئی فلم کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بننے میں انٹرسٹڈ ہو کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ میں سمجھ نہیں پا۔ تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہینڈسم ایٹیٹیوڈ مین، میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں ماڈلنگ میں انٹرسٹ نہیں، ایکٹنگ میں انٹرسٹ نہیں، ڈائریکشن میں تو ہے۔ میں کل اپنے آفس میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ وہ اب تک بے یقینی سے اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح کی کوئی آفر آ سکتی ہے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔